Good afternoon, students. I am Jaydev Kumar from KVCRP Mukamahat. I am presenting here with you once again to discuss our next topic, methods to calculating national income. Methods to calculating national income. ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए। मैं बार बार कह रहा था कि इन फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आगे हम मेथड्स टू कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड सीखेंगे। उनमें इन सभी फैक्ट्स की, उन सभी कॉन्सेप्ट्स की नीड होगी। ठीक है, तो मैं आपको सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, तो मान के चलता हूँ कि आप अब इन मेथड्स को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इसमें मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफिंग करता हूँ। आपको मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का 2 सेक्टर कॉन्सेप्ट है। 2 सेक्टर मीन्स एक हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर्स, दूसरा फर्म्स यानी प्रोड्यूसर। ठीक है, तो आपको ये बताया था कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको बताए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन सब पर ऑनरशिप किसकी होती है? हाउस होल्ड की यानी कंज्यूमर्स की होती है, जबकि फर्म सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का काम करता है। गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए आपको बताया था इन्हीं 4 फैक्टर्स की नीड होती है, जिन पर ऑनरशिप की किसकी है? हाउस होल्ड्स की है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने को रेडी होगा तो उसके लिए जो नीडेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कहाँ से रेंट पर लेने पड़ेंगे? हाउस होल्ड से। तो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो किधर होगा? प्रोड्यूसर और फर्म सेक्टर की ओर। बदले में फर्म सेक्टर क्या करेगी? इन फैक्टर्स को, इनकी सर्विस परचेज करने के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करेगी, जिसे हम फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं या फैक्टर इनकम कहते हैं, जो फर्म सेक्टर से ट्रांसफ़र कहाँ होगी? हाउस होल्ड्स के लिए। जब हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर्स के पास इनकम मिलेगी, इनकम इन्हें रिसीव होगी, तो अपना ये इनकम को कुछ गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में स्पेंड करेंगे या एक्सपेंडिचर करेंगे, और ये गुड्स और सर्विस किसने प्रोड्यूस की होंगी? फर्म सेक्टर ने। ठीक है, तो हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर है वो हाउस होल्ड से किधर फ्लो करेगा? प्रोड्यूसर की या फर्म सेक्टर की ओर, और एक्सचेंज में जो फर्म सेक्टर ने या प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है उनका ट्रांसफ़र फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर होगा। अगर इस सर्कुलर फ्लो को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 फेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, जब गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जा रही हैं यानी प्रोडक्शन फेज। ठीक है, दूसरा, जब प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर किए जा रहे हैं हाउस होल्ड से, तो बदले में इनकम जनरेट हो रही है, तो दूसरा फेज क्या हो गया? इनकम जनरेशन फेज। और तीसरा, जब वो हाउस होल्ड्स इनकम जनरेट करते हैं तो इनको कुछ ना कुछ अर्निंग्स होती हैं, और ये अर्निंग्स क्या करती हैं? गुड्स और सर्विसेज के लिए डिमांड क्रिएट करती हैं, और उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए ये क्या करते हैं? अपनी इनकम को स्पेंड कर देते हैं। यानी तीसरा फेज हमें देखने को मिलता है एक्सपेंडिचर फेज। क्लियर है? यानी 3 फेज प्रोडक्शन में, सर्कुलर फ्लो में हमें देखने को मिलते हैं, और इन्हीं तीनों फेजों में जो प्रोडक्शन किया जाता है, जो जनरेशन किया जाता है, उसी को अगर हम कैलकुलेट कर लें, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स
एंड सर्विसेज की होगी, वही वैल्यू किसकी होगी, फैक्टर इनकम की होगी। और हम ये मान के चलें कि इसमें कोई सेविंग नहीं होती, तो जो वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर है ये तीनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। एक्सपेंडिचर अमाउंट भी सेम होगा, जो फैक्टर इनकम मिल रही होगी वो भी अमाउंट सेम होगा, और गुड्स और सर्विसेज की अगर हम मार्केट वैल्यू देखें तो ये भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में चाहे हम प्रोडक्शन फेज पर टोटल कैलकुलेशन कर लें, चाहे इनकम फेज पर टोटल कैलकुलेशन कर लें, चाहे एक्सपेंडिचर फेज पर कैलकुलेशन कर लें, तीनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम होगी। ठीक है, इसीलिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो 3 मेथड मिलते हैं देखने को। प्रोडक्शन फेज पर हम जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। जब हम इसे इनकम जनरेशन फेज पर कैलकुलेट करते हैं तो इसे हम कहते हैं इनकम मेथड। और जब हम इसे एक्सपेंडिचर इस फेज में कैलकुलेट करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के यही 3 मेथड्स हैं। पहला प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन मेथड्स को सीखेंगे और सीखते हैं पहला मेथड यानी प्रोडक्ट मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, पहला मेथड यानी प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, इसे प्रोडक्ट मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसे प्रोडक्शन फेज पर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और वैल्यू एडिशन मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट जो गुड्स मैंने आपको बताई थी, इंटरमीडिएट कॉस्ट जो मैंने आपको बताई थी, उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, इंटरमीडिएट गुड्स में जितनी भी वैल्यू ऐड की जाती है हम उस वैल्यू एडिशन को ही सम कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, इसीलिए इसे वैल्यू एडिशन मेथड कहा जाता है। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल ये मानिए कि क्या वैल्यू, सबसे पहले हम देखते हैं कि वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या है। वैल्यू एडिशन क्या है, ये वैल्यू एडिशन। तो देखिए एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर ने फार्मिंग करके 10 kg वीट गेहूँ प्रोड्यूस किया, जिसकी मार्केट में वैल्यू मान लीजिए 50 रुपये है, ₹50 है। अब ये फार्मर इस 10 kg वीट को मार्केट में सेल करेगा, मान लीजिए ये वीट एक फ्लोर मिल ऑनर ने परचेज कर लिया, फ्लोर मिल ऑनर ने, और उसने इस 10 kg वीट से मान लीजिए फ्लोर बनाया और इसे मार्केट में इसने 60 रुपये का बेच दिया। ठीक है, फिर यही फ्लोर किसी बेकरी वाले ने खरीदा, ठीक है, और इस बेकरी से मान लीजिए ब्रेड बना दिया और उसने इस ब्रेड को क्या किया, ₹70 में बेच दिया, सेल कर दिया। फार्मर ने ये गेहूँ कितने का बेचा, 50 रुपये का। इस 50 रुपये के गेहूँ से क्या बनाया गया, फ्लोर बनाया गया, आटा बनाया गया, उसे 60 रुपये में बेचा। और इस आटे से ब्रेड बनाया गया जिसे मार्केट में 70 रुपये का बेचा। तो देखिए यहाँ 3 प्रोडक्शन के स्टेज आए। फर्स्ट स्टेज फार्मर ने प्रोड्यूस किया, सेकेंड ब्रेड फ्लोर प्रोड्यूस हुआ, तीसरा ब्रेड। यानी ब्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें कितने, ये वीट कितने फेजेस में बट गया, कितने स्टेज पे होके प्रोसेस किया गया, 3 स्टेज पे। अगर हम इन तीनों का एक साथ टोटल कर लें तो ये कितना होगा, 180 रुपये।
ठीक है, कितना होगा 180 रुपये। क्या ये 180 जो प्रोडक्शन हुआ ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है। क्यों? ये 50 रुपये का वीट, ठीक है, गेहूं है, यहाँ 60 रुपये का क्या है, आटा है। तो ये 60 रुपये का आटा किससे बना? इस वीट से बनाना। तो इस 60 रुपये में ये 50 रुपये भी ऐड है। ऐसे ही इस 70 रुपये में भी ये 50 रुपये का गेहूं ऐड है। तो हमने 50 रुपये कितनी बार काउंट कर लिया? 3 बार, जबकि प्रोडक्शन कितनी बार हुआ? 1 बार। इसी को कहा जाता है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्योंकि जो प्रोडक्ट हम 1 बार प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे कैलकुलेशन में 1 ही बार कैलकुलेट करेंगे, 3 बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर हम करते क्या हैं? देखिए, इस फार्मर ने जो वीट प्रोड्यूस किया, ये फ्लोर मिल वाले के लिए, आटा बनाने के लिए वीट क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। और इस बेकरी वाले के लिए इसने जो फ्लोर 60 रुपये का खरीदा, इसके लिए फ्लोर क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। और इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इनकी कैलकुलेशन फर्स्ट स्टेज पर ही हो चुकी होती है, इन्हें हमें बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं होती। तो फिर कैसे कैलकुलेशन होगी? कैलकुलेशन करते हैं हम इसमें, हम ये देखते हैं कि हर स्टेप पर, यहाँ देखिए 3 स्टेप देखने को मिले, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 स्टेजेस आपको देखने को मिली। तो हम ये देखते हैं कि हर स्टेज पर इंटरमीडिएट गुड्स में, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू ऐड की जाती है। हम हर स्टेज पर जो भी वैल्यू ऐड की जाती है उसी वैल्यू को ऐड करते हैं, बाकी इंटरमीडिएट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसे पहली स्टेज में ऐड कर लिया गया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में हम इस आउटपुट, ये 10 kg वीट क्या है? आउटपुट है, फार्मर का आउटपुट है, या हम इसे कह सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो कितना है? 50। तो यहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट हम माइनस कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप पे हम कैलकुलेशन करें। फर्स्ट स्टेप पर इस एग्जांपल को यहाँ रख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पर अगर हम वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करें, ठीक है, तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। देखिए फर्स्ट स्टेज पर हम मानते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 50, इंटरमीडिएट कॉस्ट 0, यानी वैल्यू एडिशन कितना हो जाएगा? 50। VA इज इक्वल टू 50। सेकेंड स्टेप पर वैल्यू एडिशन यानी VA कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है? 60 है। आप सेकंड स्टेज में ये 60 रुपये है, ठीक है। और इसने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कॉस्ट कितना यूज किया? ये 50 रुपये का गेहूं खरीदा, ये इंटरमीडिएट कॉस्ट है, तो माइनस 50। तो ये कितना आया इसका? 10। ऐसे ही थर्ड स्टेज पर हम कैलकुलेट करें तो थर्ड स्टेज का BA कितना होगा? BO माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है थर्ड स्टेज पे? 70। और इसने इंटरमीडिएट कॉस्ट कितने का लिया? इसने आटा कितने का खरीदा? 60, वही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, तो माइनस 60 यानी 10। और अगर हम इसी तीनों स्टेज के जो वैल्यू एडिशन है
इसी को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू एडिशन हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोलते हैं। तो कितना होगा, 50 + 10 + 10 70, यही क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, GB ये होगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड में क्योंकि हमें पता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैसी होती है, मल्टी फेजेस होती है। यानी वैल्यू एडिशन मेथड आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, एज वी नो प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स आर मल्टी स्टेजेस प्रोसेस एंड एवरी फेज ऑफ प्रोडक्शन, एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऐड सम वैल्यू। देखिए फर्स्ट स्टेज में कितनी वैल्यू ऐड की गई, 50, सेकेंड में 10, थर्ड में 10। तो ऐसे ही प्रोडक्शन की हर स्टेज में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की जाती है, और जब हम हर स्टेप पर ऐड की गई वैल्यू को एक साथ सम कर लेते हैं तो यही क्या कहलाता है, वैल्यू एडिशन मेथड कहलाता है। ठीक है। तो इसके स्टेप्स कैलकुलेशन के क्या हैं, तो फर्स्ट हमने आपको कहा कि फर्स्ट द वैल्यू एडिशन विल बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग इंटरमीडिएट कॉस्ट फ्रॉम टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल सेक्टर्स। यानी जितनी भी सेक्टर्स में फर्म्स हैं, हर फर्म का आपको सबसे पहले वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करना है। और वैल्यू एडिशन कैसे कैलकुलेट करना है, BA मीन्स वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। हर स्टेप पर जो आउटपुट की टोटल वैल्यू है उसमें से आप अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर दें, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू को माइनस कर दें तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही क्या, और देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए देखिए ये हो सकता है, मान लीजिए किसी फर्म ने 100 यूनिट ब्रेड प्रोड्यूस किए। ठीक है। 100 यूनिट ब्रेड प्रोड्यूस किए। एक ब्रेड की कीमत यानी प्राइस ऑफ ब्रेड पर यूनिट मान लीजिए ₹5 है, तो इस टोटल आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, 100 ब्रेड है, एक की वैल्यू कितनी है 5, कितना हो गया 500। यही क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। कभी कभी क्या होता है कि जो फर्म ने 100 यूनिट ब्रेड प्रोड्यूस किए, ये मार्केट में 80 तो सोल्ड हो गए, लेकिन उस साल इसका 20 यूनिट सेल नहीं हो पाया, तो क्या होगा, ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, उसके स्टॉक में चली जाएगी और नेक्स्ट ईयर सेल कर दी जाएगी। ठीक है। तो अगर कंप्लीट सेल हो गया तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो किसके बराबर होगी, उसकी सेल की बराबर होगी। और बाई चांस ऐसा हुआ कि जितना प्रोड्यूस किया सारा का सारा सेल नहीं हुआ तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। स्टॉक में जो भी चेंज आएगा उस, मान लीजिए पिछले साल का स्टॉक 120 था, इस साल स्टॉक उसका कितना हो गया 140। इसका मतलब इस साल 20 यूनिट स्टॉक में बढ़ गए, इसका मतलब ये 20 यूनिट बिकने से रह गए। क्लियर है। हाँ, तो कभी कभी वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल होगा, और अगर चेंज इन स्टॉक दिया है तो उसको भी आप सेल में ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगी। इसीलिए कहा गया वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल ऑफ अ फर्म एंड चेंज इन स्टॉक। इसीलिए कभी कभी आप इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, वैल्यू और एडिशन इज इक्वल टू टोटल सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक किसके बराबर होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। और माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट पहले से ही दिया हुआ है। ये पहला स्टेप है आपको वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कर। ठीक है।
अब आगे देखिए सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जिस स्टेप से आपने पहले स्टेप से वैल्यू एडिशन कैलकुलेट किया, ऐसे ही आप जितनी भी फॉर्म हैं उन सबका अलग अलग वैल्यू एडिशन, हम मानते हैं कि n फर्म हैं तो सभी फर्म का अलग अलग वैल्यू एडिशन कैलकुलेट होगा। वैल्यू एडिशन ऑफ ए, वैल्यू एडिशन ऑफ बी, वैल्यू एडिशन ऑफ सी, वैल्यू एडिशन ऑफ एन। तो सबका अलग अलग पहले स्टेप की फार्मूले से आप निकाल लेंगे, उसके बाद सभी को क्या करेंगे, सम कर देंगे, सभी को सम कर देंगे। ये सेकेंड स्टेप होगा और जो सम से आपको टोटल मिलेगा, ये टोटल को क्या कहा जाता है, वैल्यू एडिशन पहले से है और चूंकि हमने सबका वैल्यू ऐड कर लिया इसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। और ये वैल्यू एडिशन हम मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑन एट मार्केट प्राइस, GVA MP। और इस GVA MP को दूसरा नाम दिया जाता है, या ये GVA MP इज इक्वल टू होता किसके है, GDP MP के होता है। ठीक है, यानी आप सभी फॉर्म्स का, सभी सेक्टर्स का GVA का जब सम करेंगे तो आपको GVA MP मिलेगा जो GDP MP के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए आपको GDP MP मिल गया। कल मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट सिखाया, तो अब वही कन्वर्जन यहाँ फॉलो करिए, क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है और नेशनल इनकम आपको बताया गया NNPFC होता है। यही एग्रीगेट क्या है, नेशनल इनकम है। ठीक है, तो आपको जब तक इस यहाँ तक नहीं पहुँच जाते तब तक आप कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट फॉलो करते रहिए। तो GDP MP आपको मिल गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इसमें GDP MP में NFIA को ऐड कर देंगे, NFIA टू बी एडेड इन GVA MP और GDP MP एंड गेट। तो जब आप GDP MP में NFIA ऐड करेंगे तो NFIA क्या करेगा, डोमेस्टिक को नेशनल बना देगा, यानी अब आपको GNP MP मिल जाएगा। ठीक है, फिर GNP MP मिल गया, जाना कहाँ आपको, NNPFC पर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप GNP MP में से डेप्रीशिएशन की वैल्यू को डिडक्ट कर दीजिए। क्या करेंगे, GNP MP में से डेप्रीशिएशन की वैल्यू डिडक्ट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, NNP MP मिल जाएगा। यानी GNP MP माइनस डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू NNP MP। अभी भी ये नेशनल इनकम नहीं है, तो एक और प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। आप इस NNP MP में से क्या करेंगे, जो ये NNP FC में बदल जाए, MP को FC में बदलने के लिए NIT का यूज करते हैं, यानी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ NIT फ्रॉम NNP MP एंड रिमेन वैल्यू, जो भी वैल्यू बचेगी वो किसके बराबर होगी, नेशनल इनकम के बराबर होगी। यानी NNP MP माइनस NIT इज इक्वल टू NNP FC इज इक्वल टू नेशनल इनकम। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला मेथड मैंने आपको बता दिया, स्टेप बाय स्टेप आप इसे फॉलो करिए। मैं आपको इसके कल न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। पहले एक न्यूमेरिकल मैं इन्हीं स्टेप पर फॉलो करते हुए मैं एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा, वो आपको खुद सॉल्व करने होंगे। लेकिन उससे पहले आप इस मेथड को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। इजी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपके सारे कंफ्यूजन सॉल्व करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।